मैं आप लोगों को हिंदू लॉ पढ़ा रहा था। हिंदू लॉ में चल रहा था तो आप लोगों का नहीं, तुम लोगों नहीं। हिंदू लॉ में चल रहा था क्या? गार्जियन अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट। गार्जियन अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक गार्जियन अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट। ठीक है, ये आप लोगों को सिलेबस नहीं है, ठीक है, लेकिन बैठे रहो, पढ़ लो, ठीक है। आगे पढ़ना है, तीसरे चौथे सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो गार्जियन किसके लिए नियुक्त किया जा रहा है? किसके लिए नियुक्त किया जा रहा था? अभी तक मैंने बताया था अभ्यास के लिए। अभ्यास के लिए गार्जियन नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो न्यायालय गार्जियन नियुक्त कब करेगी, किस कंडीशन में करेगी? तो अभ्यास के शरीर और संपत्ति के रक्षा के लिए या दोनों के लिए न्यायालय गार्जियन नियुक्त करेगी, ठीक है। न्यायालय गार्जियन नियुक्त करेगी। और ये न्यायालय द्वारा संरक्षक किसके अंतर्गत करेंगे? संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890। संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत न्यायालय क्या होगी? गार्जियन नियुक्त करेगी, ठीक है। गार्जियन नियुक्त करेगी, ठीक है। किसके लिए? बच्चे के अभ्यास के कल्याण और हितों की संरक्षा के लिए। किसके लिए? अभ्यास के कल्याण एवं हितों की संरक्षा के लिए। मेन फोकस इसी पे होता है। न्यायालय जो गार्जियन नियुक्त करती है तो बच्चे के अभ्यास के कल्याण और हितों की संरक्षा के लिए ही मेनली नियुक्त करती है, ठीक है। वो शरीर और संपत्ति की रक्षा में यही आता है, उसकी हित का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण, ज़्यादा से संरक्षित किया जा सके और उसका कल्याण हो सके, ठीक है। इसके लिए ही न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया जाता है। हिंदू अभ्यासकर्ता एवं संरक्षक अधिनियम 1913 अधिनियम की धारा 13, ठीक है, 1956 का ये एक्ट है कि धारा 13 में अभ्यासक के बारे में बताया गया है कि अभ्यासक के कल्याण एवं हित कौन कौन से हैं, इसमें मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन 13 में, ठीक है। सेक्शन 13 में बता चुका हूँ। ठीक, अब क्या है, एक केस आया था श्रीमती मोहिनी बनाम वीरेंद्र कुमार। श्रीमती बनाम वीरेंद्र कुमार, AIR 1977। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? अवयस्क संतान की अभिरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए विचार न्यायालय के लिए सबसे गंभीर बातें होती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अभ्यास इस बात में क्या कहा था कि विचारण न्यायालय जो होती है विचार करेगी किस पे? अभ्यास के अभिरक्षा और उसके कल्याण के लिए, कल्याण को सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस बात में यही कहा गया था। बात उठा था इसमें कि किस पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभ्यास के हित, अभिरक्षा हित और कल्याणार्थ विचार करना बहुत आवश्यक है। इसी पे
इसी पे न्यायालय ध्यान रख के न्यायालय द्वारा जो नियुक्त संरक्षक करेगा, न्यायालय जो संरक्षक नियुक्त करेगा, इन बातों का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा किस पे कि बच्चों का क्या कल्याण है, क्या उसकी अभिरक्षा सही हाथों में जा रही है या उसके हित संरक्षित हो रहे हैं इस संरक्षक द्वारा। इन सब बातों पे ही ज़्यादा ध्यान देके और किसी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, कौन से व्यक्ति संरक्षक न्यायालय नियुक्त कर सकता है, नियुक्त करने के लिए क्या योग्यता होगा, कौन से व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, न्यायालय के सामने कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आवेदन कर सकेगा कौन व्यक्ति आवेदन करेगा न्यायालय में कि मुझे संरक्षक बना दिया जाए। ठीक है, मैं उसके हित की सबसे ज्यादा रक्षा कर सकूंगा। ठीक है, तो पहला कौन सा व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है इच्छुक व्यक्ति। पहला वह व्यक्ति जो इच्छुक हो कि मैं इस अभ्यास का संरक्षक नियुक्त होना चाहता हूं। ठीक है, या जो वो व्यक्ति हो जो अभ्यास के संरक्षक होने का दावा करता है कि मैं इसका संरक्षक हूँ, मैं इसके रिलेशन में आता हूँ या इसके नज़दीकी हूँ। ठीक है, वो व्यक्ति संरक्षक के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा, अभ्यासक का कोई संबंधी या मित्र। पहला हो गया जो इच्छा व्यक्त करता है, इच्छुक व्यक्ति। ठीक, संरक्षक नियुक्त हो सकता है, या वह ये कहता है कि मैं इसके संरक्षक होने का दावा करता है, व्यक्ति संरक्षक होने का दावा करता है। दूसरा, अभ्यस्त व्यक्ति का क्या होता है, संबंधी या मित्र। अभ्यस्त व्यक्ति का संबंधी या मित्र। ठीक है, अभ्यस्त व्यक्ति जो है उसका संबंधी हो या मित्र हो। यदि वो इच्छुक है अभ्यस्त के संरक्षक बनने के लिए, संरक्षक का दावा कर रहा है बनने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति होगा। ठीक है, तीसरा कौन है, तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, इच्छुक व्यक्ति हो सकता है। ठीक, तीसरा कौन है, तीसरा व्यक्ति है कलेक्टर। कलेक्टर कब बनेगा, कलेक्टर कब बनेगा, दो कंडीशन है। कलेक्टर उस व्यक्ति आवेदन करेगा, कलेक्टर बनेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति अभ्यस्त का संरक्षक कौन बनेगा, कलेक्टर बनेगा। तो कौन कलेक्टर है, कलेक्टर में दो चीज आएंगे, दो व्यक्ति आएंगे। कौन व्यक्ति आएंगे, जो अभ्यस्त के साधारण क्षेत्र में निवास करता है वहां का कलेक्टर हो। दूसरा क्या है, अभ्यस्त की संपत्ति जहां स्थित है। ठीक है, अभ्यस्त की संपत्ति जहां स्थित है उसके क्षेत्राधिकार में आता है। किसके क्षेत्राधिकार में, उस कलेक्टर के साधारण क्षेत्राधिकार में आता है। तो वो वहां उस व्यक्ति के अभ्यस्त का संरक्षक नियुक्त हो सकता है, उसे न्यायालय संरक्षक नियुक्त कर सकती है, न्यायालय संरक्षक नियुक्त कर सकती है। किसे, कलेक्टर को। कलेक्टर को भी अभ्यस्त के संरक्षक के रूप में न्यायालय संरक्षक नियुक्त कर सकती है, लेकिन कलेक्टर उस क्षेत्र का हो या उसकी संपत्ति में उसकी संपत्ति की रखवाली के लिए प्रापक नियुक्त किया गया हो। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा है यदि अभ्यस्त वर्ग विशेष का है, यदि अभ्यस्त का क्या है, किसी वर्ग विशेष का है अभ्यस्त। ठीक है, और उसके लिए संरक्षक नियुक्त करने की बात आती है तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय ठीक है कलेक्टर को, वहां के उस क्षेत्र के कलेक्टर को नियुक्त कर सकता है अभ्यस्त का संरक्षक। ठीक है, या उस वर्ग के संबंध में प्राप्त कोई प्राधिकारी है उसे संरक्षक नियुक्त किया जाता है। वर्ग विशेष के लिए क्या होगा, या तो कलेक्टर को करेगा, उस क्षेत्र में साधारण क्षेत्र का व्यक्ति होगा जो कलेक्टर होगा, वहाँ का जो कलेक्टर है उस वर्ग विशेष क्षेत्र का या वर्ग विशेष के क्षेत्र का
तो उसे नियुक्त किया जाएगा। या वर्ग विशेष के प्राधिकार, कोई ऐसा प्राधिकारी है, ठीक, जो उस क्षेत्र में उसकी शक्ति प्राप्त है, उस वर्ग विशेष से आता है, ठीक, तो वैसे व्यक्ति को भी संरक्षक नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? संरक्षक नियुक्त कौन करेगा? न्यायालय करेगा। यहाँ किसकी बात हो रही है? न्यायालय की। तो न्यायालय, जब न्यायालय के सामने वो मामला आएगा तो न्यायालय इन्हीं परिस्थितियों में संरक्षक नियुक्त कर सकता है। यहाँ न्यायालय इच्छुक व्यक्ति जो होता है, संरक्षक के लिए दावा करता है जो व्यक्ति, उसको भी नियुक्त कर सकता है। न्यायालय यूं ही नहीं किसी को संरक्षक नियुक्त कर देगा। न्यायालय यूं ही नहीं किसी को संरक्षक नियुक्त करता है। न्यायालय सारी तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को संरक्षक बनाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को तभी संरक्षक बनाया जाता है जब न्यायालय को यह ज्ञान हो जाए कि ये उपयुक्त व्यक्ति है, वो व्यक्ति संरक्षक नियुक्त होने के लिए, अभ्यस्त के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, तभी वो संरक्षक नियुक्त करेगा, ठीक है, तभी वो संरक्षक नियुक्त करेगा। अब क्या है? नेक्स्ट है वस्तुतः संरक्षक, डी फैक्टो गार्जियन। डी फैक्टो गार्जियन, वस्तुतः संरक्षक। वस्तुतः संरक्षक, डिफैक्टो गार्जियन मतलब वस्तुतः संरक्षक। या इस अधिनियम की धारा 11 में, इस अधिनियम की धारा 11 में वस्तुतः संरक्षक का प्रावधान किया गया है, ठीक है। वस्तुतः संरक्षक में का मतलब क्या होता है? वास्तव में वस्तुतः संरक्षक का शाब्दिक अर्थ होता है वास्तव में, ठीक है। वास्तव में वो व्यक्ति गार्जियन होगा, ठीक है। तो अब वस्तुतः संरक्षक की मैं बता रहा हूँ कौन होता है, ठीक है। वस्तुतः संरक्षक से तात्पर्य स्वयं द्वारा नियुक्त ऐसे संरक्षक से है जो बिना किसी विधिक प्राधिकार के नैसर्गिक संरक्षक की तरह क्रियाशील होकर, नैसर्गिक संरक्षक की तरह क्रियाशील होगा और स्वयं को उसने वस्तुतः संरक्षक नियुक्त किया है, ठीक है, होकर अभ्यस्त के शरीर एवं संपत्ति के लिए, अभ्यस्त के शरीर एवं संपत्ति के इस प्रकार से देखभाल करने लगता है, मानो वह संरक्षक हो। ऐसा व्यक्ति न तो विधिक संरक्षक होता है, न विधिक संरक्षक होता है, न वसीयती संरक्षक होता है, न न्यायालय के द्वारा संरक्षक नियुक्त किया जाता है, ठीक है, नियुक्त संरक्षक होता है। मतलब वह व्यक्ति जो किसी अभ्यस्त के शरीर और संपत्ति की संरक्षा करने लगता है स्वयं से, तो वो नैसर्गिक संरक्षक की भांति देखभाल करता है उस अभ्यस्त को, तो वह वस्तुतः संरक्षक कहा जाएगा। लेकिन ऐसा संरक्षक न न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा, न वसीयत द्वारा नियुक्त किया जाएगा, न नैसर्गिक गार्जियन द्वारा नियुक्त है। वह वस्तुतः संरक्षक वह व्यक्ति होता है जो अपने को उस अभ्यस्त के शरीर और संपत्ति को ऐसे व्यवहार करता है, ऐसे देखभाल करता है उसकी कि मानो वह नैसर्गिक संरक्षक है, तो ऐसे संरक्षक को वस्तुतः संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। और सेक्शन 11 में दिया हुआ है, इस अधिनियम की धारा 11 में डिफैक्टो वस्तुतः संरक्षक को दिया गया है। और अब बचा एडहॉक गार्जियन। एडहॉक गार्जियन तदर्थ संरक्षक। अब तदर्थ संरक्षक कौन होता है? मैं पहले ही बता चुका हूं, तदर्थ
एडहॉक गार्जियन वो व्यक्ति होता है जो किसी टाइम पीरियड के लिए ही नियुक्त किया जाता है, किसी समय सीमा के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब इसमें क्या होता है कि ये एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। एक टाइम पीरियड के लिए एडहॉक संरक्षक, सदर संरक्षक की नियुक्त की जाती है। और ऐसा संरक्षक यदि उस जो टाइम पीरियड है, यदि वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसका अधिकार खत्म हो जाता है। अभ्यस्त के शरीर और संपत्ति की रक्षा के लिए कुछ पीरियड समय के लिए उसमें समय निर्धारित होता है। उस समय निर्धारण के बाद, समय खत्म होने के बाद ऐसे संरक्षक के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि गार्जियनशिप, ठीक है। यूनिट थर्ड क्या हुआ, खत्म हुआ आपका। अब यूनिट 4 पढ़ाना है आप लोगों को, यूनिट 4। यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 पढ़ाना है। यूनिट 4 में क्या आप लोगों को पढ़ाना है, ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। ज्वाइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है। संयुक्त परिवार, देख संयुक्त परिवार आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि चाचा, बाबा, दादी, नानी या नानी नहीं आती है, मतलब चाचा आते हैं, आपके बड़े पापा, छोटे पापा, जो 4-5 लोग आते हैं जैसे फैमिली में, तो ज्वाइंट फैमिली होती है। ज्वाइंट फैमिली में क्या कर्ता का अधिकार होता है, ज्वाइंट फैमिली में जो गार्जियन होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो मालिक होता है उसका क्या अधिकार होता है। ज्वाइंट फैमिली में हर एक सदस्य का अपना अपना रोल होता है। तो वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।